जो तो आज जो है हम लोग 2023 का क्वेश्चन जो आया था फिजिक्स में उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी कोई कलम कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट तैयार हो जाइएगा। आज जो है 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन जो है आप लोग को बताने वाले हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और सभी का दिन शुभ हो। तो चलिए, क्वेश्चन जो है देखिए, जब भी एग्जाम होगा तो आपको जो है आपको कैसा सबसे पहले कैसा लिखा हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखेगा, उसमें क्या लिखेगा तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है कि सबसे पहले उसमें लिखेगा कि आपको खंड दिया होगा कि कौन सेक्शन है, का मतलब आपका ए है, बी है, सी है कि ई है। तो यह ई वाला क्वेश्चन को हमने बता रखा है। तो आप देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। 1.5 घंटा का समय होगा। उसमें लिखा रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें और किन्हीं 35 का उत्तर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हैव 4 ऑप्शन, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। You have to make your selected option on OMR sheet, answer any 35 क्वेश्चन। ऐसा आपको कह के देगा, जिसमें से कह रहा है कि 70 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 35 का जवाब देना है। यह क्वेश्चन 2023 का है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन इसमें का, इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। अब देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई का जो व्यंजक होता है, इसमें लिखा है विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड देन फ्रिंज वाइड। कह रहा है बीटा, इसमें कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी, घटेगी, इसमें इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी कि रिमेन सेम होगी कि नॉन ऑफ दीज होगा। अब देखिए, बीटा जो होता है फ्रिंज की चौड़ाई होता है d/d इंटू लेमडा। और इसमें आप देखिएगा, फिगर के माध्यम से आप लोग को थोड़ा बहुत समझाए हैं। देखिए फिगर में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए दो सोर्स है। देखिए 2 सोर्स है, यहाँ सोर्स 1 है और यहाँ सोर्स क्या है 2 है। इससे लाइट निकल रहा है, इसके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं डी, और यह जो सोर्स के बीच की गैप है वो होता है छोटा डी। अब ध्यान देना कि जैसे जैसे हम यह डी की दूरी बढ़ाएंगे, यह क्या होगा आपका, देखिए यह बढ़ाने पर यह फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें कह रहा है विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट, यह सोर्स ऑफ लाइट है, और स्क्रीन इज इंक्रीज। अगर इसके बीच की गैप बढ़ा दे तो देखिए डी ऊपर है, अगर डी का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, यानी बीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वह आपका क्यूरी होता है, जिसमें क्यूरी में हम लोग मापते हैं। हाई आपको मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट तो एनर्जी का है, AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट है, और जूल एनर्जी का है क्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूरिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा होती है? अल्फा, बीटा, गामा और कैथोड। अब देखिए गामा का जो होता है ना वेदन क्षमता एक्स रे के बराबर होता है, एक्स रे के बराबर होता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। अब कह रहा है कि हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर क्या है, तो सबसे हाईएस्ट होता है गामा का। तो गामा का जो होता है विभेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण की आवृत्ति होती है। अब देखिए कई बार बता चुके हैं, टीवी प्रसारण की जो आवृत्ति परास होती है वह होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। चलिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। कह रहा था कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन। अब देखिए डिस्पर्सिव पावर जो होता है, अब देखिए ओमेगा बराबर आप लोग को पढ़ाए थे कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। अब देखिए इसमें सिर्फ म्यू ही दिख रहा है क्या, तो प्रिज्म की म्यू का मतलब प्रकृति, तो प्रिज्म के आपतन कोण, तो आपतन कोण कहीं नहीं दिख रहा है क्या। इसमें प्रिज्म की अपवर्तन कोण या प्रिज्म का कोण यह प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। बी नंबर जब ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रिज्म जो है बना चुके हैं, यह प्रिज्म है और यहाँ से लाइट एक्चुअली जा रही है और 7 कलर में सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे क्या है आपको वायलेट है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे करके सारे कलर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं यह किस पर डिपेंड करेगा, तो इसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का किस तरह का अपवर्तनांक का बना है। कह रहा है कि लेजर किरण की जो होती है लेजर किरण के लिए क्रिया के लिए आवश्यक है। तो लेजर क्रिया के लिए जो होता है संख्या परिवर्तन जो होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजर किरण जो है वह एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही रूप है, मतलब एक लाइट है। तो वेव में क्या होते हैं, जैसे EM वेव में आप देखिएगा, जैसे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप देखिएगा आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेटेड चाहिए, एक्सेलरेटेड आपको लाइट, मतलब हमेशा बदलते रहना चाहिए। तो इसीलिए जो है संख्या परिवर्तन मतलब नंबर आपको जो है हमेशा चेंज होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन जो है डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ कह रहा कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट शो, कह रहा प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है। अगर अनुप्रस्थ रंग है तो यह क्या शो करेगा, तो ध्रुवन को शो करेगा। क्या चीज को शो करेगा, लास्ट में देखिएगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, लास्ट में जाके ध्रुवन सिद्ध हुआ। तो तब जाके हम बोले कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स नेचर। तो ट्रांसवर्स नेचर के लिए क्या होना चाहिए, ध्रुवन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। अब देखिए पारावैद्युतांक आप लोग अगर न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है। अब जो एप्सिलॉन नॉट है यही है परमिटिविटी, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो इसको ऊपर ले जाइए। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा FR², मतलब F नीचे आ जाएगा
तो ये क्या हो गया आपको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, परमिटिविटी का एसआई यूनिट हो गया। ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कहीं दिख रहा होगा तो आप लगा सकते हैं कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ थोड़ा लिखने में ये है, यह है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए पावर माइनस में है तो पर है न्यूटन, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या परमिटिविटी क्या होता है? तो ये किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो अपना फील्ड बढ़ाता है और दो आवेशों के बीच के क्षेत्र को घटाने का कार्य करता है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हुज परमिट ओन फील्ड बट डिक्रीजेस इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे है कि एक आवेशित, क्या है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। अब देखिए जो आवेशित संधारित्र, मान लेते हैं यह संधारित्र है, तो संधारित्र में दो प्लेट है, एक पर प्लस चार्ज होगा और एक पर कितना क्या होगा, माइनस। तो इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर उतना ही माइनस क्यू। अगर इसका टोटल योग करें तो हमको क्या मिलेगा, जीरो। यानी द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर इज, चार्ज कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है, तो आप क्या लगाइएगा, जीरो। अगर कोई आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या होगा, तो जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कह रहा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आप देखिएगा चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, यह कैसे जा रहे हैं, तो ये देखिएगा जिग जैग मोशन करते हुए जाते हैं। क्या, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके जा रहे हैं, यानी ड्रिफ्टिंग हो रहा है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी। कौन वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब अपसरित जो होता है, हाँ, अवमंदित का मतलब जो है डी एक्सेलरेटेड नहीं होता है, का मतलब एक्सेलरेट के रूप में नहीं होता है, ना त्वरित होता है, समरूप नहीं होता है। क्या, तो क्या होता है, अपसरित होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एयर इज। कह रहा है कि अगर कोई यूनिट चार्ज है, मतलब किसी बंद सरफेस है, कह रहा धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब देखिए इकाई है तो का मतलब एक चार्ज है, तो फाई बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो अगर यह एक है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। तो बी नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, कह रहा कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। कह रहा है कि द फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी दिखे आप विद्युत क्षेत्र या ऑप्शन या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए कह रहा कि आवेश की परिमाणीकरण दर्शाता है। देखिए आवेश की परिमाणीकरण दर्शाता है कि मतलब क्वांटिजेशन क्या दिखाता है चार्ज का। तो क्वांटिजेशन आप लोग पढ़े होंगे Q बराबर NE। Q बराबर NE का मतलब जो नंबर होगा कभी दशमलव में नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या दिखा रहा है कि कभी जो नंबर होते हैं एक इकाई का अंश में नहीं होते हैं। क्या, यानी चार्ज विच इज द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन
ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। मतलब एक किसी इलेक्ट्रॉन का अंश मिले, एक छोटा और पार्ट मिले, ऐसा संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, इससे आप छोटा नहीं कर सकते। इससे क्या नहीं कर सकते? छोटा और हम लोग नहीं कर सकते। क्या? तो यह अंश नहीं हो सकता, एक छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या जानकारी प्राप्त होती है? अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या जानकारी, देखिए यह विद्युत क्षेत्र लाइन्स है। अगर यह लाइन्स जितना पास पास होगी, यहाँ देखिएगा विद्युत क्षेत्र लाइन बहुत पास पास है, का मतलब इसकी वैल्यू, इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, पावर ज़्यादा है। और अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा और गैप है तो यहाँ कम है। ठीक है, अगर इसी में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गो फील्ड लाइन है और बढ़ा दें तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी, पावर बढ़ जाएगी। क्या? यानी इसकी रेखा से क्या हम पता कर सकते हैं कि इसकी, देखिए यह प्लस है तो यह इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, यह माइनस है तो यह नीचे की ओर। तो इससे क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन भी, नेचर भी और फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता चल रही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, का मतलब इसमें से सभी, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, तो इसका मतलब इसमें से सही सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनका संयोजन किया गया है। ठीक है, अगर इसको हम संयोजित करें, क्या गौर से देखिएगा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो हम एक उत्तल लेंस बना लिए, और एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो यह हम अवतल लेंस बना लिए। चलिए क्लियर। अब कह रहा है इसको ऐसे जोड़ा गया है, तो इस संयोजन से क्षमता बताना है। तो आप देखिएगा, अगर ऐसा हम जोड़ते हैं तो इसकी क्षमता हम लोग पढ़े होंगे कि P बराबर होता है P1 प्लस P2। ठीक है, पहला का पावर, या इसका F भी पहले हम निकाल सकते हैं, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F, पहले F निकाल लीजिए फाइनल, F1 के जगह 40, F2 के जगह -20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर अवतल है तो यह 40 हो जाएगा, और यह 1 माइनस यह हो जाएगा 2, यानी -1/40 का मतलब F का मान कितना हो गया, -40। यानी -40 क्यों आया है फोकस? क्योंकि यह पूरा लेंस और एक अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह, कॉनकेव, पूरा लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी पावर हम कैसे निकालेंगे? तो 1/F करके, P बराबर 1/F, लेकिन F का मान हमारा क्या चीज में होना चाहिए? मीटर में। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/F के जगह 0.4, दशमलव उड़ा दे 10 हो गया, काटेंगे तो यह 5/2, और यह हो गया कट के 2.5, 2.5, तो 2.5 माइनस में ऑप्शन बी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2.5 माइनस में, क्योंकि यह माइनस लगा हुआ है, यहां देखिए फोकस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? अब देखिए, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? बेसिकली आयाम नहीं होता है, वेग नहीं होता है, तीव्रता नहीं होती, कलांतर होता है। का मतलब जब तक ले लाइट की कला में अंतर नहीं होगा, व्यतिकरण नहीं होगा। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होना चाहिए? कलांतर पर डिपेंड करता है। कह रहा है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ पोलराइज्ड लाइट।
पोलराइड लाइट यूज करने के लिए, पोलराइड का मतलब जो लाइट सज जाए, ठीक है। जैसे अनपोलराइड लाइट जो होते हैं उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो इनकी दिशा एक हो जाती है, इनकी दिशा क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो यह निकोल प्रिज्म है। मतलब निकोल प्रिज्म से हम अनपोलराइड लाइट को पोलराइड लाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बना दे। यहाँ पे दिया था ऐसे, पूछा था कि बताना है कि यह किसका सिंबल है, यह किसका सिंबल है। तो यह किसका सिंबल है, तो यह है बाबू डायोड का सिंबल है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा था इट इज सिंबल ऑफ, तो सिंबल ऑफ किसका, डायोड, डायोड का यह सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक होती है, कह रहा यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज। तो ट्रांजिस्टर का क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर का कोई ऐसा यूनिट, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक का ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो नॉन ऑफ दीज लगा देंगे, नॉन ऑफ दीज। वोल्ट आप जानते हैं, वोल्ट जो होता है पोटेंशियल होता है, एम्पियर धारा का होता है, ओम जो है रेसिस्टेंस का होता है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सुनिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारक सार्वजनिक तर्क द्वार है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिक गेट इन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब देखिए यूनिवर्स गेट जो होते हैं बेसिकली, अगर टाइप ऑफ गेट देखा जाए, टाइप ऑफ गेट अगर देखा जाए तो गेट के बेसिकली हम लोग 3 टाइप पढ़े हैं कि बेसिक में कौन कौन आ जाता है, तो और गेट, नॉट गेट और एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड एंड गेट। और यूनिवर्सल गेट में कौन कौन आ जाता है, तो ये आ जाता है आपको नंद गेट और नॉर गेट, और कौन गेट, नॉर गेट। और एक एक्सनॉर गेट जो है यह भी हमारा क्या है, अर्थमेटिक्स गेट है, अर्थमेटिक्स गेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यूएचएफ, गौर से देखिए, यूएचएफ क्या कि आवृत्ति की तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है। देखिए वेव ऑफ यूएचएफ फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज। देखिए कुछ यहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ है कुछ आपको तरंगों के, जैसे एल लो फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात हो गया। एक होता है VLF मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 किलो हर्ज से लेके 30 किलो हर्ज होती है। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी LF का मान होता है 30 किलो हर्ज से कितना 300 किलो हर्ज। एक होता है MF मिडिल फ्रीक्वेंसी, और मिडिल फ्रीक्वेंसी MF, तो मिडिल फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ज से क्या 3 मेगा हर्ज तक होता है। अब देखिए इसका कुछ वैल्यू भी, जैसे आप अगर LF का बात करते हैं, LF का लो फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी लिखा हुआ है 30 से कहाँ पर 300 किलो हर्ज तक। इसका इस्तेमाल हम लोग नेविगेशन में करते हैं, ठीक है। नेविगेशन आप देखिएगा, नेविगेशन के दौरान ऐसा किया जाता है। मिडिल फ्रीक्वेंसी MF का वैल्यू होता है 300 किलो हर्ज से 3 मेगा हर्ज। इसमें भी है 300 किलो हर्ज से लेके 3 मेगा हर्ज, ठीक है। तो आपको देखना इसका इस्तेमाल जैसे AM ब्रॉडकास्ट इस सब में नेविगेशन, इसका भी एयरक्राफ्ट इस सब में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन हमसे पूछा है UHF
अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल क्या होता है, सेल फोन में, मोबाइल में, रेडियो में होता है। तो हमसे पूछा क्या यह ग्राउंड वेव है, क्या ये स्काई वेव है, सरफेस वेव है और स्पेस वेव है। तो देखिए जो रेडियो वेव होता है वह स्पेस वेव होता है क्या, तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो। जैसे EHF, देखिए इसमें अगर हम बात करें जैसे SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये सब रेडार वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्या, जैसे सुपर कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। EHF एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब देखिए 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगा, यह सब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी सब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कौन है। तो आप देखिएगा कूलॉम का लॉ जो है, जो कूलॉम साहब ने दो आवेशों के बीच फोर्स लगने वाले को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण दूर पर विद्युत विभव का मान होगा। अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज। अब देखिए जो आपको वैल्यू होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे देखो एनर्जी जब भी हम निकालते हैं क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन को हम वर्क कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फोर्स की अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, और दूरी आपका क्या है R। तो R से R एक कटा तो एगो R बचा, तो आप बोल सकते हैं इसमें एक R घटेगा तो R बढ़ेगा तो Q का W का मान घटेगा, उल्टा है। तो R के अनुक्रमानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो B ऑप्शन जो होता है वह करेक्ट हो जाएगा, मतलब विद्युत विभव का मान, सॉरी विभव पूछ दिया, अच्छा विद्युत विभव का मान। तो अगर विभव की हम भी बात करें तो विभव क्या होता है, तो विभव वही KQ बटा R ही होता है। तो R घटने पर विभव का मान क्या होगा, विभव का मान हमारा R घटेगा तो विभव का मान बढ़ेगा, और R बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। यानी यह कह रहा है कारण दूरी क्या होता है, दूरी के उल्टा होता है, डिस्टेंस के अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि VD तथा E के बीच रिलेशन बताइए। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच रिलेशन बताइए। तो क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे पढ़े होंगे E बराबर माइनस DV बटा DX, क्या, तो E और V के बीच आप देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 64 बूंद जो है, 64 बूंद किस है जिसकी धारिता है 5 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड एक मर्तबे देख लें, 5 क्या दिया है, 5 माइक्रोफैराड देना चाहिए इसको। अच्छा एक बार कंफर्म हो जाते हैं, 5 माइक्रोफैराड, हाँ यहाँ माइक्रोफैराड ठीक है। अच्छा वो इंग्लिश में ठीक है। 16 आइडेंटिकल ड्रॉप जो है ईच कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। कह रहा है कि आप छोटे छोटे 64 ड्रॉप को मिला के आप एक बड़ा सा धारिता बनाते हैं। अगर इस प्रत्येक का एक का धारिता है 5 माइक्रोफैराड, तो ये बड़ा वाला का धारिता क्या होगी। तो आप देखिएगा जो धारिता होता है वह डिपेंड करता है, जैसे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी देखिए बेसिकली R पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर इस सारे 64 को मिला दें तो इसकी जितनी आपकी वॉल्यूम होगी, जितनी धारिता होगी, इसका भी वही होगा। अच्छा इसका रेडियस जो होगा कुछ अलग आएगा, इन सबके मिलते 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 एक बड़ा बनेगा। इसका रेडियस मान लेते हैं R, एक छोटा वाला का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R।
अच्छा, अगर हम इसकी बात करें धारिता की, तो इसकी एगो की धारिता होगी 4/3 पाई आर क्यू। क्या ऐसा ऐसा 64 गो है, तो 64 से गुना कर दीजिए, वह बड़ा वाला के बराबर होगा। बड़ा वाला का धारिता क्या होगा, 4/3 पाई आर। इत एक गो है तो एक से गुना क्या कीजिएगा, बड़ा वाला आर का क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो यह कट जाएगा क्या इसको हम लिख सकते हैं 4r का होल क्यू बराबर आर क्यू। क्यू से क्यू काट सकते हैं, तो आप देखिएगा आर कैपिटल का मान आ गया 4r। अब देखिए अगर हम इस पर बैठाना चाहें सी पर, तो सी बराबर 4πε0 आर। आर की जगह आप क्या बैठाइएगा, 4r। अब देखिए इसका मान जो है, इसका मान आपका दिया है कितना, 5, और इसमें 4 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। मतलब ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव मापी से मुख्य क्या मापा जाता है। विभव मापी से विभव मापिएगा, विभवांतर मापिएगा, क्या क्या मापिएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करा अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। करा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। करा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। करा बीच की दूरी अगर बढ़ा दे तो अभिन्न शायद बताए थे कि एनर्जी जो होता है वह होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटा आर। एक आर से आर कट गया, आर बढ़ाइएगा तो यू का मान घटेगा, आर घटाइएगा तो यू का मान बढ़ेगा। तो कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दे, तो बढ़ाने पर क्या होगा बताइए। बढ़ाएंगे आर का वैल्यू, तो हमारा वैल्यू अगर आर बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो डिक्रीज होगा, मतलब आर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। यानी इसमें ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, कह रहा है कि दो प्रतिरोध R और 2R विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो R और 2R से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। देखिए हीट एनर्जी जो होता है वो होता है I²RT। जो एनर्जी होता है, एनर्जी I²RT। तो I²RT जो है R के साथ अगर देखिएगा, R जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला में R है, दूसरा के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा I²2RT। अगर इसका हम रेशियो हम करें तो ये हो जाएगा 1:2। 1 क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन ए में दिखता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन करंट इज अ कॉइल चार्ज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर। अब देखिए कह रहा है कि किसी कॉइल में जो है करंट क्या है, कहां से कहां जा रहा है, तो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया है 0 से 1 सेकेंड के अंदर। 0 से 1 सेकेंड के अंदर द एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट है इज प्रोड्यूस द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज। कह रहा है सेल्फ इंडक्शन कुंडली का स्वप्रेरण होगा। देखिए 0 से 1 सेकेंड टाइम आपको दे दिया है कितना, 0 से 1 सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज दे दिया है करंट का, डेल्टा आई का वैल्यू कितना दिया है आपको, डेल्टा आई का 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर घटा दीजिए तो 3 एम्पियर डेल्टा आई हो रहा, और वोल्टेज कितना है डीवी, डीवी का वैल्यू है 50 वोल्ट। तो कह रहा है वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक बताइए। तो आप पढ़े होंगे एल बराबर होता है ई डी आई बटा डी टी। तो आप देख सकते हैं एल इजकल टू ई का मतलब कब वोल्ट है 50, डी आई बटा डी टी। अब देखिए डी आई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो अभी निकाले 3, अब बटा कितना समय ले रहा है 1, तो 1 से कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप यहाँ काट सकते हैं, क्या हो जाएगा
रेट ऑफ चेंज, क्या रेट ऑफ, दशमलव 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.1 सेकेंड। यहाँ पॉइंट है 0 पॉइंट कितना सेकेंड में, 0.1 सेकेंड। तो अब 0 पॉइंट तो यह हो जाएगा 0.30, यह से यह कट जाएगा 1.67 हेनरी। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा दिया था। कह रहा है कैपस आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाई, तो किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस ने सेकेंडरी वेवलेट को दिया था अवधारणा को। फोटोन कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर पर, उत्सर्जित प्रकाश की प्रकृति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। कह रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किस पर इंडिपेंडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए जो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैव लार्ज वेवलेंथ, तो लार्ज वेवलेंथ किसका होगा, तो रेड लाइट का, किसका होगा, रेड का लार्ज वेवलेंथ होगा। कह रहा है कि परमाणु, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अब देखिए जो कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड ऑफ, कह रहा है प्रोटॉन से, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल से, कि प्रोटॉन एंड फोटोन, या एक फोटोन दिया है शायद, फोटोन और एक दिया है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, अच्छा फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो आप देखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ आपको फिगर के माध्यम से दिखा चुके हैं कि यहाँ देखिए किससे बना, तो इसके न्यूक्लियस जो है, यह नाभिक जो है, इसका जो न्यूक्लियस है वह है, देखिएगा इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और क्या है, तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है, यह प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखिए चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्ट के बीच कालांतर होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज एनी कैपेसिटी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज। अब देखिए कह रहा है कि धारिता सिर्फ जोड़ना, एक परिपथ है जिसमें सी सिर्फ जुड़ा हुआ है और इसकी कह रहा है कालांतर आप बताइए। अब इसमें यह एसी परिपथ है, तो आप देख सकते हैं जब सी जुड़ा होता है तो यह हो गया आपको, इसकी देखिएगा ग्राफ खींचे थे तो इधर आया था हमारा, यह हो गया करंट और यह हो गया वोल्टेज, इसके बीच का कालांतर कितना आया था, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो हो जाएगा, सी जिसमें सिर्फ जुड़ा है, तो करंट और वोल्टेज के बीच कालांतर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। देखिए आप लोग को समझाने के लिए एक छोटा सा एक डाटा रखे हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आर। कह रहा है कि इसमें क्या है कि किसका डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है का मतलब अगर हम बात करें
तो सब एक नंबर पर अगर हम गामा गामा, एक्स रे 2 नंबर, 3 4 5, 5 6 7। हाँ, और इधर से हम अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7, सुनिए इसका फ्रीक्वेंसी ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये इसका मतलब रेडियो का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा किसका, गामा का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा किसका, रेडियो का। तो उसी तरह अगर हम बात करें वेव लेंथ की, अगर बात करें तो वेव लेंथ जो होगा सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका होगा, यहां से धीरे धीरे बढ़ेगा, यह क्या होगा, वेवलेंथ, मतलब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। तो सबसे कम होगा गामा का, उसके बाद एक्स रे का उससे ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट रे का उसके ज्यादा, विजिबल रे के उससे ज्यादा, ऐसे ज्यादा होते होते सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो रेडियो वेव की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितनी होगी, रेडियो वेव की। और इसमें पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन होगा, गामा। तो गामा आप देख सकते हैं, गामा रे, गामा रे, गामा रे जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, जो भी हो, डी नंबर ऑप्शन है शायद, तो डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गामा किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निकेल है। देखिए सभी प्यारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि जो है उन लोगों को भी बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव की नॉलेज हो पाए। और जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जो एग्जाम दे दिए हैं फिजिक्स का, वे एक बार मिला ले, अपने क्वेश्चन सीट को रखें, क्वेश्चन रखें और मिला ले कि हमारा जो है कितना सही हो रहा है। लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निकेल है। अब देखिए निकेल क्या है, तो अनुचुंबक है कि प्रतिचुंबक है कि लौह चुंबक है, किसमें से कौन है निकेल इस, तो निकेल कहते हैं लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल जो होता है वह क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो चलिए हम हमारा आज जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इतना ही खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे इससे आगे, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव था तो 70 का 70 आप लोगों को बताएंगे। आपका 34 जो बचा है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और इससे फायदा उठाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। चलिए थैंक्स।